जैसे कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू रीड फंडामेंटल्स फॉर अनलिस्टेड स्टॉक्स पर्टिकुलरली बिकॉज उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है और ज़्यादातर क्योंकि उसके ऊपर कोई रिपोर्ट्स भी नहीं बनाई जाती है ब्रोकर्स के द्वारा। तो उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरीके से अपने फंडामेंटल्स रीड करके आप अनलिस्टेड के बारे में जान सकते थे। वो टेक्निकल इसका रीड नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग कि इसका कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ स्टडी इसका नहीं चलता बिकॉज़ ये ग्रे मार्केट प्राइस पे चलता है। सो दैट इज़ व्हाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स में। सो फंडामेंटल्स के लिए हम लोग इस पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड रहते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, इंडस्ट्री अगर हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करूँ तो उस इंडस्ट्री के अंदर कैसे हो रहा है काम। सो वो इंडस्ट्री का इंडिया में क्या ग्रोथ है या ग्लोबली क्या उस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी? क्या वो फ़ोकस इंडस्ट्री है या नहीं है? ठीक है? सो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो जैसा कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अनलिस्टेड स्टॉक्स। सो सबसे पहले हम लोग अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में समझेंगे कि कंपनी का पर्टिकुलर रूल क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमें चेक करनी चाहिए। आई थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है प्रमोटर की होल्डिंग। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास ही स्टेक नहीं है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो कंपनी का जो प्रमोटर ही अपनी कंपनी के लिए फ़ोकस नहीं है उतना ज़्यादा और अपने पास ही स्टेक नहीं रख रहा, प्रॉफ़िट और लॉस का हकदार ही नहीं बनना चाह रहा, तो इसका मतलब उस कंपनी में कुछ इश्यू है। सो व्हाट आई फ़ील कि 50% या 50% के आस-पास एटलीस्ट प्रमोटर के पास होना चाहिए स्टेक। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है पीई रेशियो, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इम्पोर्टेंट होता है। इंडस्ट्री से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। पीई कंपेयर करने के लिए हमें लिस्टेड स्टॉक्स का भी हम मदद ले सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर डेटा सेंटर की कोई इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और वही इंडस्ट्री अब अनलिस्टेड में आई, वही पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री का कोई स्टॉक अब अनलिस्टेड में है कंपनी का, सो हम उससे उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स देख सकते हैं, प्राइस टू बुक देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को कंपेयर कर सकते हैं। सो व्हाट आई फील कि इंडस्ट्री में जब कोई भी ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट में कोई स्टॉक है और सेम इंडस्ट्री में कोई अनलिस्टेड में आया है और उसका एकदम से बज़ आ रहा है या हॉट केक बन गया है, सो आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फोमो, फोमो जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा मूव करने लग गए हैं काफ़ी स्टॉक्स के लिए। सो व्हाट आई फील कि उसकी तरफ ना मूव करते हुए आप पहले कंपनी का कंपैरिज़न कर लीजिए। जैसे कि एक रीसेंट हॉट केक हुआ था स्विगी, जो कि हमारे पास भी काफ़ी डिमांड थी। मैंने और जसकीरत जी ने भी मिलके काफ़ी उसके ऊपर हम लोगों ने लोगों को दिलवाए हैं स्टॉक। बट एक राइट फेयर वैल्यू पे दिलवाना इम्पोर्टेंट होता है। प्लस व्हाट आई फील कि आप उसको ज़ोमैटो के साथ कंपेयर करते, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलती कि हाँ, स्विगी के लिए हमें मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी समझनी ज़रूरी होती है। देन उसके अलावा कंपनी पे डेट कितना है, कंपनी पे लैंड कितना है, एसेट कितना है। बिकॉज़ अगर कंपनीज़ पे सिर्फ़ लायबिलिटीज़ ही हैं, एसेट नहीं है, वो सिर्फ़ फंड रेज़ करने के लिए अपना प्री आईपीओ लेके आ रहे हैं, सो आई थिंक उसके लिए जाना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं रहता है। सो बट ये सब अभी हम आने वाले अभी कुछ फ़ीड्स स्लाइड्स पे हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, बट वो हमारा कोई एडवाइस नहीं है। We are not recommending any stock, so this is only for education purpose. We are doing this video, webinar today. So आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करें कोई भी स्टॉक लेने के लिए। सो कुछ कंपनीज के बारे में हम लोग कंपैरिजन करेंगे अ, आने वाले आगे कुछ स्लाइड्स में। सो आप वो हमारा कोई एडवाइस नहीं है, वो आप डिस्क्लेमर आप ये ध्यान में रखिएगा। सो देन उसके बाद कंपनी का बिजनेस मॉडल है। ठीक है जी। कंपनी का बिज़नेस मॉडल आप देख सकते हैं, कैसे आप कंपनी को एनालाइज़ करेंगे। अब कंपनी का बिज़नेस मॉडल जैसे कि आई थिंक जैसे मैंने अभी बात करी डेटा सेंटर के बारे में, सो डेटा सेंटर एक आने वाली ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। डेटा सेंटर्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यहाँ तक कि इतनी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जिन्होंने पिवट किया अपना बिज़नेस, जैसे कि आनंद राज डेवलपर्स थे, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, लिस्टेड कंपनी है मार्केट में। बट उन्होंने अपना बिज़नेस पिवट किया और उन्होंने 300 मेगावाट का एक डेटा सेंटर के लिए जगह फाइनल करी है। देन उसके बाद
भारती एयरटेल ने भी लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने भी अपना एक सब्सिडियरी बनाई है जिसके अंदर वो लोग डेटा सेंटर पे वर्क कर रहे हैं। सो कंपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ स्टोरी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्विक कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, तो क्विक कॉमर्स में हमारा ज़ोमैटो आ जाता है जिसमें ब्लिंकिट है, स्विगी में इंस्टामार्ट है, ज़ेप्टो है, सो बिग बास्केट है। सो ये कंपनीज़ हैं जो क्विक कॉमर्स में काम कर रही है एंड कहीं न कहीं हर कोई अब क्विक कॉमर्स की तरफ मूव कर रहा है। आई थिंक सबके यहाँ पे ब्लिंकिट से, स्विगी से, ज़ेप्टो कहीं न कहीं से ऑर्डर्स आते ही होंगे क्विक कॉमर्स में और कॉर्पोरेट्स तो काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं बिकॉज़ उतना टाइम ही नहीं मिलता उन लोगों को कहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाने के लिए। सो घर बैठे ही ईज़ ऑफ डूइंग परचेज़िंग है वो एक तरीके से। सो वो भी एक मतलब इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रही है। सो देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज़ व्हिच आर ग्रोइंग क्लाउड बिज़नेस की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग की कम इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी। रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रो कर रही है जिसके अंदर आपका अपोलो ग्रीन एनर्जी इज़ देयर, ग्रीनज़ो इज़ देयर। सो हम आगे चल के इन कंपनीज़ को भी थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हम किस तरीके से इसको पढ़ें। ये सब नाम लो हम सबको पता है कि इंडस्ट्री में ये सारी कंपनीज़ आई हैं अनलिस्टेड स्पेस में, बट लेकिन क्या ये सही है या गलत है, वो हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स के साथ एनालाइज़ भी करेंगे और मार्केट में उन कंपनीज़ का पोज़ीशन क्या है, कितना मार्केट शेयर उनके पास है। देन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, जैसा कि बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी के बारे में, कंपनी का लायबिलिटीज़, एसेट्स, कितना इक्विटी मार्केट में फ्लोट कर रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा इक्विटी मार्केट में फ्लोट कर रहा है और ऑलरेडी और अनलिस्टेड स्पेस में है, तो चेक करना पड़ेगा ऐसा क्या कारण है कि उनको बार-बार अपना फंड रेज़ करना पड़ा। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओयो की अगर हम बात करें, सो ओयो का डॉक्यूमेंटेड है गूगल पे, ये अगर आप लोग सर्च करेंगे थोड़ा-सा, तो जून 2020 में ओयो का $13.5 बिलियन का वैल्यूएशन था। पोस्ट कोविड अभी लास्ट जो इन्होंने फंड रेज़ करा है जून 2024 में, वो $2.5 बिलियन पे करा है। सो 13.5 से कंपनी का इतना मेजर फॉल हुआ था कि उनका $2.5 बिलियन पे लास्ट वैल्यूएशन पे फंड रेज़ हुआ है सॉफ्टबैंक से, जो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ओयो का। एंड अभी आई थिंक इट इज़ समवेयर अराउंड $3.6 बिलियन। सो एंड इन फैक्ट उनका भी ग्रोथ स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, सो दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन यूरोप आल्सो एंड उन्होंने इनोवेट करके एक कंपनी एक्वायर करी थी जो कोवर्किंग स्पेस में काम करती है, मैनेज्ड ऑफिसेज में काम करती है। सो वो उन्होंने एक्वायर करी थी आज से 3-4 साल पहले। अभी उसके लिए भी वो लोग एक लैंड परचेज़ कर रहे हैं। सो दीज़ ऑल न्यूज़ आर डॉक्यूमेंटेड, इट्स ऑन गूगल। हम लोग खुद से कुछ नहीं बता रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू डू सम रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक। Still, we are not recommending any stock, so this is only for education purpose we are sharing कि आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं और सब कुछ गूगल पे आपको मिल जाएगा काफ़ी चीज़ें। देन सेम जो मैंने बोला था प्राइस टू अर्निंग देखना होता है, इंडस्ट्री से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं कि कंपनी का कितना कंपनी पे डेट है बिकॉज़ यूजुअली कंपनीज़ क्या करती हैं कि अपना स्टेक थोड़ा-सा बेचती हैं, जिससे वो अपना फंड रेज़ करें, एसेट ले, फैक्ट्री लगाए, सो व्हाटएवर द देयर मॉडल इज़, मेबी दे हैव टू वर्क ऑन देयर टेक्नोलॉजी। सो काफ़ी ऑप्शंस होते हैं बट लेकिन हमें स्टडी करना है कि ऐसा उन्होंने कंपनी में क्या बेनिफिट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ वन कंपनी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। So, that company they have announced a capex of 1000 crores recently. So 1000 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स अनाउंस करा है। ऐसा क्या रीज़न है कि उनको कैपेक्स करना था? तो उनको ये समझ आया कि आने वाले टाइम में बिकॉज़ उड़ान प्लान इज़ आल्सो इन पाइपलाइन एंड इन फैक्ट उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आ रहा है। पैसेंजर्स समवेयर अराउंड 55% पैसेंजर्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 55% डोमेस्टिक एंड 45% अ, इंटरनेशनल पैसेंजर्स आए थे, जो कि टोटल फिगर बनी थी 1 करोड़ की। तो जिसमें से 55 लाख डोमेस्टिक ट्रैवल हुआ था लोगों का और 45 लाख का इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ था, जो कि 18 साल में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था उनके एयरपोर्ट पे। सो दैट इज़ उनको लगा कि हमें डिजी यात्रा की तरफ मूव करना चाहिए, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग देयर टर्मिनल्स के और एयरक्राफ्ट्स वो लोग अपने वहाँ पर क्या कहते हैं स्टैंड बाय में रख सकें। सो एंड ज़्यादा फ्लाइट्स के रनवे भी एक बना रहे हैं जिससे वो ज़्यादा फ्लाइट्स वगैरह को मतलब वहाँ से ट्रैवल का ज़्यादा बिज़नेस इंक्रीज़ हो सके।
सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं और उसी से आपको बेटर आइडिया लगेगा कि हाँ, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। बिकॉज़ सेम जैसा कि मैंने इनिशियली बोला कि टेक्निकल आपको अनलिस्टेड स्टॉक्स का नहीं मिलेगा। तो आपको मोर ओवर फंडामेंटल्स पे ही चेक करना पड़ेगा कंपनी को। तो आपकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक अपनी चेकलिस्ट बनाइए, जो कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। आप लोग अगर की पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे, तो आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए, जिस चेकलिस्ट के अंदर आपके 5 4 चेक पॉइंट्स हैं, 10 चेक पॉइंट्स हैं। सो आपके अगर मतलब 70% भी अगर टिक हो रहे हैं, सो आई थिंक यू कैन कंसिडर दैट। बट अगर आपके 50% भी टिक नहीं हो रहे हैं, सो आई थिंक यू कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर स्टॉक, व्हाट आई फील। सो हम बिकॉज़ हमारा भी एक चेकलिस्ट रहता है। जैसा कि मैनेजमेंट क्वालिटी भी एक चेकलिस्ट है। मैनेजमेंट का क्लीन होना, एथिकल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, वी नो कि मैनेजमेंट कर लेगा, या फिर मेबी दे हैव ऑलरेडी दे हैव एक्सपीरियंस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप। जैसा कि अगर हम बात करते हैं अपोलो ग्रुप की, सो अपोलो ग्रीन एनर्जी अपोलो ग्रुप का ही है, जिनका अपोलो फैशन भी है, अपोलो टायर्स भी है। सो वो अपोलो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सो उनका ऑलरेडी टेंडर्स पास कराते हैं वो लोग। सो अ, एस पीएम मित्र योजना जो है, प्रधानमंत्री जी मित्र योजना जो है, जिसके अंदर 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंस होना है और 7 सोलर पार्क्स बनने हैं ऐसी 7 स्टेट्स में, जिसमें हर एक स्टेट के अंदर 10,000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट। सो वो सब सोलर पार्क्स के अंदर किस-किस कंपनी को बेनिफिट होगा, आप उसकी तरफ थोड़ा-सा फ़ोकस करो, उसके बारे में पढ़ो। सो आई थिंक उसमें कुछ कंपनीज़ अनलिस्टेड स्पेस में भी आपको मिलेंगी, लिस्टेड स्पेस में भी मिलेंगी। तो ये भी एक आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो इससे भी आप। उसके अलावा इंडस्ट्री ट्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री में इस टाइम पे कौन-सी चीज़ ट्रेंड में है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड में है, सोलर्स आर इन ट्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सेंटर, ईवी। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेंड में है, या कोई पर्टिकुलर सर्विस है, सो दैट इज़ रिलेटेड टू मोनोपोली, कि जो और कोई कर ही नहीं रहा है इंडिया में। सो वो सब भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ों पे आप इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी आप समझ सकते हो कि वेदर आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ स्टोरी है। जैसा कि टूरिज़्म पे लोग बात करते हैं, तो टूरिज़्म बिकॉज़ इंडिया में बढ़ रहा है। कोविड के बाद अगर हम देखें पोस्ट कोविड, सो टूरिज़्म एक्सपैंड कर रहा है, एंड अ, लोग ज़्यादा अब स्पेंडिंग की तरफ जा चुके हैं इंस्टेड ऑफ सेविंग। सो आई थिंक मोर स्पेंडिंग कल्चर आ रहा है, सो जिससे टूरिज़्म बढ़ेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी। सो आप उस तरफ भी थोड़ा फ़ोकस आप लोग देख सकते हैं। मतलब so these are the few points. Again, so I'm repeating this again and because later if something happens, so people will say कि आपने recommend किया था, so we are not recommending anything. Please do your due diligence and consult your financial advisor. We are not at all giving you any advice on this. देन वैल्यूएशंस आप देख सकते हैं कंपनी का, वेदर ये वैल्यूएशन इनका सही है। फॉरवर्ड पीज़ आप देख सकते हैं कंपनी के। अगर आप कंपनी का इन्वेस्टर डेक पिच आता है, अगर आप इन्वेस्टर डेक पिच देखेंगे, तो यूजुअली कंपनीज़ अपने फॉरवर्ड पीज़ बताती है। कंपनी अपने अर्निंग्स बताती है, किस कैगर पे हम लोग ग्रो करेंगे, उस बारे में बताते हैं, और कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। सो आई थिंक आप ये सारी चीज़ें भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देन रिस्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक अ, हार्डली पीपल टॉक अबाउट इट, बट हाँ, मैं और जसकीरत जी हम सबसे पहले रिस्क के बारे में ज़रूर बात करते हैं। सो रिस्क इसके अंदर सिर्फ़ एक ही होता है, जो कि होता है लिक्विडिटी का, कि आपने बाय तो कर लिया, बट जब आपको सेल करना है और ग्रे ही मार्केट में सेल करना है, मतलब अनलिस्टेड स्पेस में आप बेचना चाहते हैं कि प्राइस अप आ गया है, या मे बी आपको कोई ज़रूरत है पैसों की, तो कभी-कभी क्या होता है कि इसमें डिफ़िकल्टी आती है। यूजुअली मतलब कुछ अच्छी कंपनीज़ होती हैं जिसमें नहीं आती, बट हाँ, देयर आर फ्यू कंपनीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, या जो अभी हॉट केक है बट लेटर ऑन वो हॉट केक नहीं रहेंगी, या फिर मे बी कुछ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या सेबी ने उसका आईपीओ रिजेक्ट कर दिया, या मतलब कुछ भी मे बी व्हाटएवर द रीज़न इज़, बट आई थिंक कभी-कभी आपको वो बेचने में प्रॉब्लम आता है। सो लिक्विडिटी का क्रंच इसमें हमें देखने को मिलता है। देन हमें कंप्लायंस का आइडिया होना चाहिए कि क्या ये कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं, इनके टाइम टू टाइम ऑडिट्स हो रहे हैं। जैसे कि ऑडिट्स की अगर मैं बात करूँ, सो अभी रिसेंट में कंपनी है जिनके ऑडिटर ने ही रिज़ाइन कर दिया। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट। सो अभी मैं इसके बाद उस पे भी बात करता हूँ, जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ आपको। हाँ जी, सो आपको ये अब स्प्रे इंजीनियरिंग का डॉक्यूमेंट विज़िबल है? Yes, visible. जी।
सो जैसे कि अगर ये कंपनी की हम बात करें, सो इस कंपनी का ओवरव्यू है इसके अंदर। हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स, ये पीडीएफ्स हम लोग चैनल में डालते भी हैं, जसकीरत जी भी डालते हैं, सो आप उसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था फॉरवर्ड, यहाँ पे उन्होंने अपना बैलेंस शीट दिया है कि किस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा था, कैसे उनका पैट ग्रो हो रहा था। फाइनेंशियल ईयर 21 में 4.65 करोड़ का पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका 53 करोड़ था। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। तो कंपनी के बारे में आप पढ़ना, इनके पास ना पेटेंट है टेक्नोलॉजी का, तो आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। मैं मतलब मुझे तो आइडिया है, बट आप लोग थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे, होमवर्क आपको है ये, तो आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होगा कि किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देन इसका देखिए एक पीर कंपैरिज़न दिया है, अनूप इंजीनियरिंग जो कि लिस्टेड कंपनी है उसके साथ दिया है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, एबिटा अनूप इंजीनियरिंग का ज़्यादा है, पैट अनूप इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर भी इन उसी का ज़्यादा है, बट प्राइस टू अर्निंग इसका 27 है, 27.88 एज़ per का, एंड इसका 56.48 है। एंड इंडस्ट्री पी आई थिंक 101 था जो मैंने चेक किया था। सो आप ये भी आप इंडस्ट्री पी कैसे चेक कर सकते हैं, आप लोग मनी कंट्रोल पे जाके अनूप इंजीनियरिंग सर्च कीजिएगा और उसके फंडामेंटल्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे इंडस्ट्री पी भी दिखेगा। एंड नाउ हू आर द शेयर होल्डर्स, तो इसके अंदर मुकुल अग्रवाल जी भी इन्वेस्टेड हैं, रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज करके एक फंड है वो भी इन्वेस्टर है इसके अंदर। बाकी प्रमोटर के पास भी 48.58% का स्टेक है। सो आई थिंक 48.58 प्लस 21.68, तो ये 2 स्टेक्स प्रमोटर के पास है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देन पब्लिक के पास हार्डली 3% है। सो ये एक जैसे एग्ज़ाम्पल है। देन उसके बाद आई थिंक मैंने आपको अभी मैं पॉलीमेटिक का भी एक बार दिखा देता हूँ जो डॉक्यूमेंट था हमारा। सो ये पॉलीमेटिक का डॉक्यूमेंट है, आपको विज़िबल है ये वाला डॉक्यूमेंट? एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी एलएलपी। यस, विजिबल। ओके। सो इसके अंदर देखिए ये पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑडिटर थे, इन्होंने एकदम से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने उसका रीज़न दिया है, हम लोगों ने ये चैनल में डाला भी था, और अगर नहीं मिला होगा तो हम अब इसको दोबारा शेयर कर देंगे। देन उसके बाद जैसा कि ओयो का, अब ये देखिए जैसा कि मैंने इनिशियली बात करी थी कि ऐसा अ, प्रमोटर अगर अपनी कंपनी में ही उसको विश्वास नहीं है तो अपना स्टेक कम करता जाता है और वो नहीं रखता है। जैसे कि अभी रितेश अग्रवाल जी ने अभी रिसेंटली, हार्डली ये संडे की न्यूज़ है, उन्होंने 550 करोड़ रुपए अपना ही स्टेक बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करे हैं। तो जब प्रमोटर अपनी ही कंपनी में स्टेक दोबारा बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उनको कुछ विज़िबल है, जो मतलब उनको कुछ दिख रहा है कि हाँ, मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, बेटर कर रही है। एंड इन फैक्ट ओयो का भी रीसेंट न्यूज़ ये भी था कि उनका पैट पॉज़िटिव हो गया है, और वो फर्स्ट टाइम पॉज़िटिव आए थे, जब से उन्होंने अपना स्टार्ट की है ऑपरेशंस। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन अपोलो ग्रीन की जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है। एंड अपोलो ग्रीन का ये एक और न्यूज़ था, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अभी हमारा 3500 करोड़ 3500 करोड़ का इनका अभी ऑर्डर बुक है, जो कि बाय नेक्स्ट ईयर इट विल मूव टू 10,000 करोड़। तो वो एक रीज़न है उनके पास। प्लस उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में एक फैसिलिटी फाइनल करी है, जिसके अंदर uh, they will go for सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं वो लोग वहाँ पे। तो वो मध्य प्रदेश में दे हैव आइडेंटिफाइड, एंड उसका 3-4 साल के अंदर दे विल स्टार्ट दैट operations over there. And apart from that, we have discussed about ESDS also. I think ESDS is basically into data centers and cloud। तो उनका उस चीज़ का काम है, एंड उनका कैगर भी 50% से ग्रो कर रहा है। So these are the few examples. Then Greenzo Energy is one of the example. Uh, so Greenzo Energy is also working in uh, renewable energy की तरफ वो लोग काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ वो लोग काम कर रहे हैं। So that this is also one of the company which is trading in the unlisted space only. So there are many examples. So मतलब हमारा काफ़ी हम लोग तो रिसर्च करते रहते हैं। जसकीरत जी ने आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा अ, अपनी लिस्ट ऑफ स्टॉक शेयर किए होंगे। तो आई थिंक अगर आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जसकीरत जी अपना चैनल भी एक हमारा है जिसके अंदर हम दोनों एडमिन्स हैं। तो वो चैनल वो चैट में डाल भी देंगे अभी। एंड आपको वो आप फॉलो कीजिए, जहाँ पे वी कीप ऑन शेयरिंग इनसाइट्स, अपडेट्स अबाउट अनलिस्टेड स्टॉक्स। एंड किसी का आईपीओ आने वाला है, किसी का रिजेक्ट हो गया है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव, हम सब कुछ शेयर करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि नेगेटिव तो एटलीस्ट शेयर कर दें कि आप लोग कहीं ट्रैप ना हो जाएँ।
किसी न्यूज़ की वजह से और आप लोगों को लेट पता चले। सो हम पॉज़िटिव एटलीस्ट शेयर करें या ना करें, बट हम नेगेटिव न्यूज़ हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको शेयर कर सकें कि कोई हमारे से जो जुड़ा हुआ है एटलीस्ट वो कहीं ट्रैप ना हो। तो still, now I think you can open the floor for Q&A, Jaskirat ji, and we can start taking the questions. थैंक यू सो मच तरुण भाई, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा। और आई होप सारे ही फॉलोअर्स को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। और बाकी अब Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस जो है पूछना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले चिराग जी का क्वेश्चन है तरुण भाई। सर जी, अनलिस्टेड का फंडामेंटल रिसर्च के लिए कोई वेबसाइट या ऐप है? सर देखिए किसी ना पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आप मत मूव कीजिए। व्हाट आई प्रेफर इज़ कि या तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी की गूगल न्यूज़ देखिए या जिस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे वो लोग अपने इन्वेस्टर डेक भी डालते हैं, वो वहाँ पे अपना फाइनेंशियल्स भी अपलोड करते हैं, फॉरवर्ड पी के बारे में बताते हैं एंड इनफैक्ट वहाँ पे जो मैनेजमेंट कॉन कॉल्स होती हैं, वो आप अटेंड कीजिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल। जैसे किसी ने स्क्रीनर लिखा, नहीं, स्क्रीनर पे अनलिस्टेड शेयर्स का अपडेट नहीं मिलता। और एक और चीज आपको अपडेट करते हैं कि आप अगर हमारा चैनल ज्वाइन करते हो ना, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने भेज दिया है, उस पे हम लोग रिसर्च रिपोर्ट शेयर करते रहते हैं। तो आई थिंक उस रिसर्च रिपोर्ट में आपको ऑलरेडी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल्स और हर एक चीज कंपनी के बारे में उसमें मिल जाएगी। और हमारे पास जैसे जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, हम लोग चैनल पे शेयर करते रहते हैं। अ, तरुण जी एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभय जी, सर इनक्रेड मनी कैसी ऐप है? सर अच्छी ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी भी ऐप अभी अंडर प्रोसेस है, वो बहुत जल्द आप लोगों को हमारी ऐप भी मिल जाएगी। यस, अभी तो आप लोग जरूर हमारे साथ व्हाट्सएप पे डील कर रहे हो, बट बहुत जल्द ऐप जब आपको मिलेगी तो आप ऐप के थ्रू आराम से शेयर्स बाय कर पाओगे। एक क्वेश्चन बड़ा सही लगा मेरे को तरुण भाई, आप एक बार इसका आंसर दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस तो इतना इफेक्ट नहीं करता है अनलिस्टेड सर में, अनलिस्टेड शेयर्स में? टेक्निकल एनालिसिस इम्पैक्ट नहीं करता है, बट समहाउ अगर मैं बात करूँ तो लिस्टेड स्टॉक से जैसा कि निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, मार्केट में अगर प्रेशर होता है या मार्केट जैसा कि अभी फॉल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो समहाउ उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं अनलिस्टेड मार्केट पे भी पड़ता है। बिकॉज़ अ, व्हाट आई फ़ील कि अगर निफ्टी सेंसेक्स ही अगर परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, मार्केट ही नहीं चल रहा, तो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों तरफ प्रेशर आता है। अगर लिस्टेड इनफैक्ट लिस्टेड में अगर जैसे ही आप प्रेशर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से लिस्टेड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, तो समहाउ अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी वो प्रेशर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ओके, परफेक्ट। तरुण जी एक और क्वेश्चन है। और गाइस, जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो एक एक करके क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। Q&A सेशन ओपन है। और जब तक आपकी क्वेरीज रहेगी हम तब तक लाइव आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। वारी एनर्जी नाउ डेज अवेलेबल आफ्टर लिस्टिंग, आई थिंक इनको ये चीज नहीं समझ आ रही कि अगर एक बार अनलिस्टेड शेयर लिस्टेड हो जाए तो फिर वो नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगा। एक बार आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर अगर जब तक प्री आईपीओ लिस्ट नहीं हो जब तक शेयर लिस्ट नहीं होता है, सिर्फ़ वो तब तक ही आपको प्री आईपीओ मार्केट में मिलता है। उसके बाद वो शेयर जब लिस्ट हो जाता है तो वो ओपन एक्सचेंज हो जाती है एनएससी और बीएसई पे। तो वहाँ से आप फिर अपने आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर प्री आईपीओ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने जैसा पूछा सर कि ऐप कब तक आएगी हमारी? सो ऐप हमारी अभी प्रोसेस में है, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड हमारी वेबसाइट पहले आ जाएगी। वो भी अंडर मेंटेनेंस है अभी हमारी। सो मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट हम लोग इन अ कपल ऑफ वीक्स वी विल अनाउंस दैट एंड उससे आप लोगों को काफ़ी वी विल शेयर डिटेल्स आल्सो ओवर देयर एंड यू कैन ट्रैक इट डाउन। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, अभय प्रताप जी ने। और इनका क्वेश्चन है कि अगर हम अनलिस्टेड शेयर बाय करें तो उसको सेल करने में क्या बेस्ट वे है? ये एक बार आप इनको गाइड कीजिए। अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बाय करते हैं सर तो अ, अगर आपने उसको फिर वापस ग्रे मार्केट में ही बेचना है, सो यू कैन
contact us or other mediocres who are working for this unlisted space. So you can put your request. We will try to find a buyer for you. जैसा कि नॉर्मली होता है सर, बायर सेलर हर चीज़ में चाहिए, हर ट्रेड के लिए चाहिए, वैसे ही अनलिस्टेड के लिए चाहिए। तो वही हमने जैसा कि पीपीटी में बताया था कि थोड़ा-सा लिक्विडिटी रिस्क रहता है इसमें, बिकॉज़ आपको जब बेचना चाहते हैं अगर आप किसी कारणवश, तो यूजुअली कभी-कभी वो जल्दी भी बिक जाता है और कभी-कभी होता है कि वो नहीं बिक पाता। तो डिपेंडिंग ऑन स्टॉक टू स्टॉक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन जी का। ये पूछ रहे हैं विच गुड अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल। तो हम एडवाइस तो नहीं दे सकते, बट आई थिंक इनको हम कुछ अनलिस्टेड शेयर बता सकते हैं जो ये रिसर्च करे। इज इट सर पॉसिबल? आप ना सर एक काम कीजिएगा, देखिए हमारी ना लिस्ट होती है स्टॉक्स की, तो वो एक हम आपको ना लिस्ट शेयर करेंगे। तो उसमें से आप थोड़ा रिसर्च कीजिए कंपनीज़ के बारे में, अगर आपको किसी का हमारे से डेक चाहिए, तो हम आपको वो भी शेयर करेंगे। सो आप से अभी जसकीरत जी ने अपना नंबर भी शेयर करा है अपने टीम का, सो आप उनको एक बार मैसेज डाल दीजिए, वी विल फॉरवर्ड यू द लिस्ट। ओके। सो गाइज मैंने नंबर शेयर कर दिया 8882595299। इस नंबर पे हम वो लिस्ट शेयर कर देंगे, प्लस उनके जो रिसर्च रिपोर्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। जो लोग ये सेशन हमारा पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि शेयर्स बाय कैसे होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि शेयर्स को बाय करने के लिए आप सेलर को पेमेंट करते हैं। जिन भी सेलर के पास ये शेयर्स पड़े होते हैं उनकी बुक में, उनके डीमैट में ही होते हैं। जैसे 2 डीमैट है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो ये 2 डीमैट ही होते हैं जिसके अंदर ये पड़े होते हैं शेयर सेलर के पास उसकी बुक में, या ईसॉप्स जो कि एम्प्लॉइज़ के पास होते हैं, या प्रमोटर होल्डिंग स्टेक होते हैं। तो जो लोग अपना ये स्टॉक्स बेचना चाहते होते हैं, फिर वो बायर उन सेलर को पेमेंट करता है, और क्लाइंट मास्टर लिस्ट जो कि आपका जो भी पर्टिकुलर ब्रोकर है, नुवामा है, मोतीलाल, शेर खान, आईएफएल, तो जो भी ज़ीरोधा, जो भी आपके ब्रोकर, उनसे आप अपना क्लाइंट मास्टर लिस्ट माँगिए। वो आप शेयर करेंगे, सेलर उस क्लाइंट मास्टर लिस्ट से आपकी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी देखेंगे, और वहाँ पे आपकी डीमैट के अंदर ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएँगे। ये सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, और ये शेयर्स आपके डीमैट में ही आएँगे, जो आपका ब्रोकर है उसकी होल्डिंग्स में डीपी स्टेटमेंट में आपको ये शेयर्स दिखते हैं। स्टॉक का नाम प्लस क्वांटिटी प्लस फेस वैल्यू। स्टॉक का प्राइस नहीं दिखता, बिकॉज़ वो ग्रे मार्केट प्राइस होता है। ओके। सो गाइज अगर आप लोगों को हमारा आज का वेबिनार अच्छा लगा हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हो और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करके कर सकते हो स्टोरी सेक्शन पे। और जस्ट फाइनेंस और इक्विटी योगी ऑफिशियल को आप टैग कर सकते हो विद योर फीडबैक। तो बहुत बढ़िया लगेगा अगर आप लोग अपना फीडबैक जो है इंस्टाग्राम पे डालोगे। सेकंड, अभी हम लोग क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है 5 to 10 मिनट्स मोर। आप लोग अपने एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपने हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं और तरुण भाई काफी सारे अपडेट्स डालते हैं उसके एक बार अपडेट दिखा देता हूँ आपको। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो रही होगी। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है अनलिस्टेड शेयर्स, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर्स। और हम लोग यहाँ पर हर एक अपडेट डालते रहते हैं, टाइम टू टाइम फीडबैक्स और अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, डेली प्राइस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स भी शेयर करते रहते हैं। तो हर एक आपको अपडेट यहाँ पर इस चैनल पे मिलेगा। तो मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन करा अभी तक ये चैनल, तो आप ज्वाइन कर लो। देखिए आप देख सकते हो कि हम हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ इसका चैनल का। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। एक क्वेश्चन है हुसैन जी का। इज देयर एनी मिनिमम वैल्यू फॉर बाइंग द अनलिस्टेड शेयर? तो तरुण जी इनको आप ये बताइए कि हमारे पास खास सबसे बढ़िया जो फीचर है कि आप कम क्वांटिटी भी हमारे थ्रू बाय कर सकते हो। जी सर। सर हमारे यहाँ कोई लॉट्स का सीन नहीं रहता, हमारे यहाँ कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जसकीरत जी को कनेक्ट करिए, और जसकीरत जी आपको जितना आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप लीजिए। यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतने का लेना ही लेना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें लॉट्स होते हैं, वो हम आपको इनिशियली बता देंगे। वो हार्डली पूरी मार्केट में 2-4 ऐसे ही स्टॉक्स हैं। अदरवाइज़ आपको कोई लॉट्स का कोई इश्यू नहीं है, आपको जितना क्वांटिटी लेना है आप ले सकते हैं। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। और आई थिंक अभय जी ने एक और क्वेश्चन पूछा था। पहले ये वाला क्वेश्चन हम एड्रेस कर देते हैं।
अगर अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हैं और अनलिस्टेड शेयर्स में डील करते हैं तो उसका टैक्स कैलकुलेशन में कोई चेंज होता है? बेसिकली ये अन टैक्सेशन पूछना चाह रहे हैं। अनलिस्टेड शेयर्स का टैक्सेशन ऐसे होता है कि 24 मंथ्स तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं, तो 24 मंथ्स तक अनलिस्टेड शेयर का कैलकुलेशन एज़ पर द बिज़नेस स्लैब एज़ पर द इनकम स्लैब होता है। जो भी आपका इनकम स्लैब है, वो ही कंसीडर होता है 24 मंथ्स तक और 24 मंथ्स के बाद यानी कि 2 साल के बाद इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जो कि 12.5% है। ओके। और एक चिराग जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। प्राइस कैसे ऊपर नीचे जाता है अनलिस्टेड में? क्योंकि ये सर लिस्टेड तो सिंपल है नहीं। सर ये जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो समझते हैं इट्स अ सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। एज़ सिंपल एज़ इट इज़। जितेंद्र जी का क्वेश्चन है, लॉक इन पीरियड लिस्टिंग के टाइम होता है? जी, स्टॉक लिस्ट होने के बाद 6 मंथ्स का लॉक इन होता है। आप कोई भी स्टॉक लिस्ट होने के बाद नहीं बेच सकते 6 महीने तक। जैसा कि रीसेंट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ वारी एनर्जी। तो वारी एनर्जी बिकॉज़ इट वाज़ अ हॉट केक इन अनलिस्टेड स्पेस आल्सो। सो जिन्होंने भी ये स्टॉक अनलिस्टेड स्पेस में प्री आईपीओ लिया था, तो अब आईपीओ आने के बाद वो सब लोग 6 महीने तक उस स्टॉक को नहीं बेच सकते। 6 महीने के बाद ही उनका लॉक इन खुलेगा। इनफैक्ट स्विगी भी सेम स्टोरी है। जिन्होंने पहले ही ले लिया था, उनको अब 6 महीने के बाद ही बेचना अलाउड है आईपीओ आने के बाद। आई होप गाइस सभी की क्वेरी सॉल्व हो गई है, और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपको आज का सेशन कैसा लगा, एक बार आप फीडबैक जो है चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। अपना फीडबैक आप स्टोरी में भी डाल सकते हो इंस्टाग्राम की, और जस्ट फाइनेंस और इक्विटी योगी ऑफिशियल को आप टैग कर सकते हो। और एक बार अपना फीडबैक चैट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। जितने लोग भी लाइव हैं उनको सेशन कैसा लगा, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जसकीरत जी आप अपना यूज़र नेम डाल दीजिए दोनों चैनल्स हाँ का, जी। जिससे कि क्लाइंट्स के लिए ईज़ी रहेगा, सबके लिए। इंस्टाग्राम यूजर नेम इक्विटी योगी ऑफिशियल। गाइस कोई और क्वेश्चन है आप में से किसी के? आई थिंक तरुण जी सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन आप सबने अटेंड किया, और मैं और तरुण जी आपके लिए ऐसे सेशंस और भी लेके आते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो मिशन है वो है आपको एजुकेट करना। और आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर मेरे को ऑर्डर प्लेस करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स का, तो हम आपको जो प्राइसेस है उसमें थोड़ा और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो आई होप आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। और मैं अपनी टीम का नंबर दे रहा हूँ, 888, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 88825952299। इस नंबर पर आप अपने अनलिस्टेड शेयर्स के ऑर्डर दे सकते हैं, और आपका जो भी फीडबैक होगा वो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल। आप सभी को ज्वाइन करने के लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और तरुण जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाल के आज का सेशन डिलीवर करा और बहुत ही अच्छे इंसाइट्स शेयर करे। थैंक यू, थैंक यू। या सो गाइस मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट लाइव सेशन में बहुत जल्द। अपना फीडबैक ऊपर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें। और आपको कोई भी अगर अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड क्वेरी है, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन।